बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुग़ल एम्पायर सीरीज और आज की वीडियो में हम छठे मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब आलमगीर के हालात ज़िंदगी और उनसे आगे मुग़लिया सल्तनत के हुक्मरानों का जिक्र करेंगे। पिछली दो किस्तों में हमने पहले 5 मुग़ल हुक्मरानों का जिक्र किया जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नाज़रीन, औरंगज़ेब आलमगीर या मुहय्यिद्दीन मोहम्मद ने सन 1658 से 1707 तक मुग़ल एम्पायर पर हुकूमत की। वो मुग़लिया सल्तनत का आखिरी अजीम शान शहंशाह था। उसकी वफात से मुग़ल सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि उसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। नाज़रीन, आपका नाम मुहय्यिद्दीन था, औरंगज़ेब लक़ब था। उनके वालिद शाहजहां ने उन्हें आलमगीर का खिताब दिया था। आप 3 नवंबर सन 1618 को मालवा की सरहद पर पैदा हुए। उनकी वालिदा अर्जुमंद बानो बेगम थीं, जो मुमताज महल के नाम से मशहूर थीं। औरंगज़ेब आलमगीर की उम्र 2 साल की थी कि शाहजहां ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी और बीवी बच्चों को लेकर 4 साल तक बंगाल और तेलंगाना में फिरता रहा। आखिर जहांगीर के कहने पर अपने बेटों दारा और औरंगज़ेब आलमगीर को दरबार में भेजकर मुआफ़ी मांग ली। जहांगीर ने दोनों बच्चों को मलिका नूर जहां की निगरानी में भेज दिया। औरंगज़ेब को सैयद मोहम्मद मीर हाशम और मुल्ला साले जैसी शख्सियात की शागिर्दी का मौका मिला। मुगल बादशाहों में औरंगज़ेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्स किया और फारसी मजमून नवीसी में नाम पैदा किया। इसके अलावा घुड़सवारी, तीरंदाजी और फनून सिपागरी में भी कमाल हासिल था। 17 बरस की उम्र में 1636 को दक्कन के सूबेदार मुकर्रर हुए। उस दौरान में उन्होंने कई बगावतों को खत्म किया और चंद नए इलाके फतह किए। बल्ख के उज़्बकों की सरकोबी जिस जवामर्दी से की, इसकी मिसाल तारीख़ आलम में मुश्किल से मिलेगी। नाज़रीन, शाहजहां की बीमारी के दौरान में दारा ने तमाम इंतज़ाम हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। दारा की इस जल्दबाजी से शाहजहां की मौत की अफवाहें फैलने लगीं और मुल्क में अबतरी फैल गई। शाह शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाहत कायम कर ली और आगरा पर फौजकुशी के इरादे से रवाना हुआ। बनारस के करीब दारा और शुजा की फौजों में जंग हुई, जिसमें दारा को फतह और शुजा को शिकस्त हो गई। औरंगज़ेब आलमगीर ने मुराद से मिलकर दारा के मुकाबले की ठानी। अजियन के करीब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर को फतह हुई। सामूगढ़ के करीब फिर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगज़ेब आलमगीर को दोबारा कामयाबी हासिल हुई। औरंगज़ेब आलमगीर अबू अल मुज़फ़्फ़र मुहय्यिद्दीन के लक़ब से तख्ते सल्तनत मुग़लिया पर बैठा। उसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में ख़त्म की और फहाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर व आराइश ममनू करार दी। कवाल, नजूमी, शायर मौकूफ़ कर दिए गए। शराब, अफ्यून और भंग बंद कर दी। दर्शने झरोका की रस्म खत्म की और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर ने सिक्कों पर कलिमा लिखने का दस्तूर भी खत्म किया। खाने की जिन्सों पर हर किस्म के टैक्सेस हटा दिए। सन 1665 में आसाम, कूच बहार और चटागांग फतह किए और पुर्तगीजी और फिरंगी बहरी कज़ाकों का खात्मा कर दिया। सन 1666 में सरहद के शायर खुशाल खान खटक की शोरश और मिथरा और अलीगढ़ के नवा में जाटों की गारतगरी खत्म की। नीज सतनामियों की बगावत को खत्म किया। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबंद सिंह ने
आनंदपुर के आसपास गारतगरी शुरू की और मुगल फौज से शिकस्त खाकर फिरोजपुर के करीब गैर आबाद मकाम पर जा बैठा, जहां बाद में मक्तसीर आबाद हुआ। आलमगीर ने उन्हें अपने पास दक्कन बुलाया। ये अभी रास्ते में थे कि खुद आलमगीर फौत हो गया। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर ने सन 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उन्होंने बहुत से किले फतह कर लिए। शिवाजी और उसका बेटा आगरा में नजरबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्लो गारतगरी शुरू की। 1680 में शिवाजी मर गया और उसका बेटा संभाजी जानशी हुआ। यह भी कत्लो गारतगरी में मसरूफ हुआ। औरंगजेब आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा। संभाजी गिरफ्तार होकर मारा गया। उसका बेटा साहू दिल्ली में नजरबंद हुआ। दक्कन का मुतालिया करके आलमगीर इस नतीजे पर पहुंचा कि बीजापुर और गोलकंडा की रियासतों से मरहटों को मदद मिलती है। उसने 1686 में बीजापुर और सन 1687 में गोलकंडा की रियासतें खत्म कर दी। उसके बाद मरहटों के ताकुब में हिंदुस्तान के इंतहाई जुनूबी हिस्से भी फतह कर लिए और मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। नाज़रीन, औरंगजेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च सन 1707 को तकरीबन 90 बरस की उम्र में फौत हो गया। वसीयत के मुताबिक उसे खुल्दाबाद में दफन किया गया। खुल्दाबाद से करीब एक मकाम है जिसका नाम औरंग आबाद है। औरंग आबाद में औरंगजेब आलमगीर की मुख्तलिफ यादगारें आज भी महफूज हैं। बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, मुदब्बिर और आला दर्जे का मुंतजिम था। खजाने से जाती खर्च के लिए एक पाई भी न ली। कुरान मजीद लिखकर और टोपियां सीकर गुजारा करता था। सुलझा हुआ अदीब था। उसके खुतूत रकाते आलमगीर के नाम से मुरत्तब हुए। उसके हुक्म पर निजाम सल्तनत चलाने के लिए एक मजमुआ फतावा तसनीफ किया गया, जिसे तारीख में फतावा-ए आलमगीरी कहा जाता है। फतावा-ए आलमगीरी फिक़्ह इस्लामी में एक मुमताज मकाम रखता है। बाज उलमा ने सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को अपने दौर का मुजद्दद भी करार दिया। 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, काम बख्श, मोहम्मद सुल्तान और 5 बेटियां ज़ेबन निसा, जीनतन निसा, मेहरन निसा, बदरुन निसा, जब्दतन निसा छोड़ी। मशहूर शाहिरा ज़ेबन निसा मख्फी उनकी बेटी थी। बेटा बहादुर शाह अव्वल बाप की सल्तनत का वारिस हुआ। नाज़रीन, इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने सन 1946 में शाये होने वाली अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब आलमगीर को एक मजहबी और कदामत पसंद शख्सियत के तौर पर पेश किया है। नाज़रीन, आम तौर पर इंडिया में यह ख्याल किया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं से नफरत करता था और उसने हिंदुस्तान में हिंदुओं पर जुल्म किया, मगर यह बात दुरुस्त नहीं। एक अमरीकी तारीखदान अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताती हैं कि यह ख्याल गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए मिस्मार करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। वो लिखती हैं कि औरंगजेब की इस शबी के लिए अंग्रेजों के जमाने के मौर्रिख, जो अंग्रेजों की फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम फसादात को फरोग देते थे, उन्होंने औरंगजेब के बारे में ऐसा लिखा। इस किताब में वो ये भी बताती हैं कि अगर औरंगजेब की हुक्मरानी 20 साल से कम होती तो जदीद मौर्रिखों ने उनका मुख्तलिफ ढंग से तज्जिया किया होता। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बर्रे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। वो लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में दफन किया गया, जबकि इसके बरक्स हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया।
ان کے مطابق یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اورنگزیب نے ہزاروں ہندو مندر توڑے۔ ان کے حکم سے براہ راست چند مندر ہی توڑے گئے۔ ان کے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوا جسے ہندوؤں کا قتل عام کہا جا سکے۔ دراصل اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سے اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کیا۔ ناظرین، اپنے آخری دنوں میں اورنگزیب عالمگیر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کی والدہ ادے پوری کے ساتھ رہے، جو کہ ایک گلوکارہ تھی۔ بستر مرگ سے کام بخش کو ایک خط میں اورنگزیب عالمگیر نے لکھا کہ ان کی بیماری میں ادے پوری ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اور ان کی موت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ اور اورنگزیب عالمگیر کی موت کے چند مہینے بعد ہی سن 1707 کی گرمیوں میں ادے پوری کی بھی موت ہو گئی۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد محمد اعظم شاہ ایک قلیل مدت کے لیے 14 مارچ سن 1707 سے 8 جون 1703 تک تقریباً صرف 3 ماہ برائے نام مغل شہنشاہ تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ناظرین، قطب الدین محمد اعظم شاہ 28 جون سن 1653 کو پیدا ہوئے۔ آپ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے تھے۔ اورنگزیب نے انہیں 1681 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا اور شہنشاہ کی وفات کے بعد اعظم شاہ 14 مارچ سن 1707 کو تخت نشین ہوئے۔ طویل ولی عہدی کے دور میں یعنی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں اعظم شاہ کئی صوبوں کے حاکم رہے، جن میں بیرار صوبہ، مالوا، بنگال، گجرات اور دکن شامل ہیں۔ سن 1685 میں اورنگزیب نے اعظم شاہ کو 50,000 کے ایک لشکر کے ساتھ بیجاپور کی جانب روانہ کیا کہ سکندر عادل شاہ کو مغل تخت کا مطیع کیا جا سکے۔ تاہم یہ مہم ناکام رہی اور اعظم شاہ کو بیجاپور قلعے کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اعظم شاہ طویل عرصہ بنگال کے حاکم رہے اور وہاں کا نظم و نسق انتہائی عمدگی سے چلایا، جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر شاہ عالم کی جگہ وہ حکومت کرتے تو شاید بر صغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ ناظرین، تخت نشینی کی لڑائی میں اعظم شاہ کو ان کے سوتیلے بھائی شہزادہ شاہ عالم کے ہاتھوں 8 جون سن 1707 میں شکست ہوئی اور وہ اپنے 3 بیٹوں سلطان بیدار بخت، شہزادہ جماں بخت اور شہزادہ سکندر شان بہادر کے ہمراہ قتل کیے گئے۔ ناظرین، ان کے قتل کے بعد شہزادہ شاہ عالم بہادر شاہ اول کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ انہیں اورنگ آباد میں شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کے ساتھ دفن کیا گیا اور ان کی ازواج میں سے ایک ملکہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہے۔ ناظرین، ان کے قتل کے بعد بہادر شاہ اول مغلیہ سلطنت کا 7واں شہنشاہ تھا، جس نے ہندوستان پر سن 1707 سے 1712 تک حکومت کی۔ اس کا اصل نام قطب الدین محمد معظم تھا، جبکہ اس کے والد اورنگزیب عالمگیر نے اسے شاہ عالم کا خطاب دیا تھا۔ ملا ابو سعید اس کے استاد تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ بہادر شاہ اول انتہائی نالائق اور متکبرانہ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ صرف 5 سال تک ہی حکومت کر سکا، مگر اس کے دور میں آسام بھی مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ دیگر بہت سے علاقے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ سلطنت میں بغاوتوں کا آغاز ہوا اور وہ شراب نوشی اور دیگر برے کاموں میں مصروف رہا۔ اورنگزیب عالمگیر کے سخت گیر دور حکومت کی کٹھن کے نتیجے میں ملک میں بغاوتیں سر اٹھانے لگی تھیں۔ جنوب اور مغرب میں مرہٹوں، شمال میں پٹھانوں، سکھوں اور جاٹوں کی بغاوتیں شدید ہو گئی تھیں اور مغلیہ سلطنت کے پاس اب کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا تھا جو ان تمام بغاوتوں کو کچل سکتا۔ کئی مسلمان منصبداروں نے بھی بغاوتیں کرتے ہوئے اپنی اپنی ریاستوں کی آزادی کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یوں 69 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور دہلی میں صوفی بزرگ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں دفن ہوا۔
नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।